हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे स्टडी अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हम एक सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज में हम एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो उसी क्रम को आज जारी रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 मार्च 2020 के शिफ्ट 1 के यानी कि प्रथम पाली के पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स से। तो आज हम टोटल 25 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए, तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों से शुरुआत करें उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, पहली बार इस चैनल को आप देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, लाइक जट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर लाइक करें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से, लेते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 5 sin थीटा इक्वल टू 4, then the value of sec theta plus 4 cot theta upon 4 tan theta minus 5 cos theta is। क्वेश्चन आपको दिया है यदि 5 sin थीटा बराबर 4 है तो sec थीटा प्लस 4 cot थीटा अपॉन 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो ये हम किस बेस पर सॉल्व करते हैं? इसको हम पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर आपको दिया है 5 sin थीटा। क्या दिया हुआ है? 5 sin थीटा। 5 sin थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 4। तो अगर यहाँ से आप sin थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आप कहेंगे सर sin थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ से 4/5। और आप जानते हैं sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि लंब बटे कर्ण। हिंदी में अगर बात करें तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या कहलाता है? आपका साइन थीटा कहलाता है। और लंब कर्ण कहाँ होते हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल में होते हैं। तो अगर हम बात करें एक समकोण त्रिभुज की, अगर एक समकोण त्रिभुज आप बना लेते हैं, इस समकोण त्रिभुज में अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने की भुजा हमेशा ध्यान रखना क्या होती है? लंब होती है। ये आधार कहलाएगा और ये आपका क्या होगा? कर्ण होगा। ठीक, तो अब आप देखिए यहाँ पर ये राइट एंगल है, ये ए बी सी हमने ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल बना लिया। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जो बी पर क्या है? राइट एंगल यानी कि समकोण है। अब आप यहाँ पर देखिए, लंब बटे कर्ण आपको दिया है, लंब यानी कि 4 आपको दिया है और कर्ण आपको कितना दिया है? चलिए दूसरे कलर से मेंशन कर लें जिससे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए बातें। देखिए यहाँ पर लंब दिया है आपको कितना? 4 और कर्ण कितना दिया है? 5। तो आप जानते हैं कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, 3 4 5। तो आधार कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर आधार आपका 3 हो जाएगा। अब आधार 3 हो गया तो आपको वैल्यू किस किस की चाहिए? आपको सेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो चलिए हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है यहाँ पर सेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा अपॉन में 4 टेन थीटा और माइनस में 5 कॉस थीटा। इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब किस तरीके से ज्ञात करेंगे? तो देखिए, आपके पास सेक थीटा क्या होता है? तो सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, क्योंकि कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो उसका अपोजिट होता है सेक थीटा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है? तो आप कहेंगे 5, आधार कितना है? तो 3। तो सेक थीटा की जगह पे आप 5/3 रख देंगे प्लस 4 इंटू कॉट थीटा क्या होता है? तो आधार बटे लंब, आधार यानी कि 3, लंब कितना? तो 4। तो आधार बटे लंब हो गया। इस पूरे के अपॉन में अगर बात करें तो 4 इंटू टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार यानी कि 4/3 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू यहाँ पर आ गया कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना? 3, कर्ण कितना? 5। तो अब देखिए आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 से 4 कैंसिल, या 5 से 5 कैंसिल। आगे सॉल्व करेंगे जब इस क्वेश्चन को आप, तो क्या वैल्यू निकल कर आएगी? तो देखिए यहाँ 5/3 प्लस में कितना है? 3। तो ये आपका हो गया 5/3 प्लस में कितना? 3। इस पूरे के अपॉन में बात करें तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा? ये 4 इंटू 4 16। तो ये आपका हो जाएगा 16 अपॉन में कितना? 3 और माइनस में कितना? तो ये भी आपका 3। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा फिर इसके बाद? तो आप एलसीएम ले लीजिए, इसके अपॉन में 1 मान के और इसके अपॉन में 1 मानकर। तो 3 त्रिका 9, 5 कितना हो जाएगा? 14। 14 बटे में कितना? 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 त्रिका 9, 16 में से 9 जाएगा
तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 7, 7 बटे में कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 कट गया तो ये आपका आ गया 14/7, 14/7 का मतलब कितना होता है 2। तो फाइनली आपका जो आंसर निकल कर आया वो कितना आया 2। 2 किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी में दिया है। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पहला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, ठीक है ना। तो आपको हमेशा याद रखना है कुछ वैल्यूज़, अगर आपको नहीं पता है तो कैसे याद करेंगे, लाल बटे कक्का, हिंदी मीडियम वाले लाल बटे कक्का, यानी कि यहाँ पर ये साइन थीटा की वैल्यू होती है और ये कॉस थीटा की वैल्यू होती है सेकेंड, और थर्ड क्या होती है, टेन थीटा की वैल्यू होती है। इनका अपोजिट कर देंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, फिर उनके अपोजिट की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि प्रतिलोम की। साइन थीटा होता है, अगर हम बात करें तो साइन थीटा आप कहेंगे सर लंब बटे कर्ण होता है, ये लंब है और ये कर्ण है, के फॉर कर्ण, एल फॉर लंब, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। तो अगर आपको क्या चाहिए, साइन का अपोजिट कॉसेक चाहिए, कॉसेक थीटा चाहिए, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब, उल्टा हो जाएगा। कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो अगर आपको सेक थीटा चाहिए तो कर्ण बटे आधार, और अगर आपको कॉट थीटा चाहिए तो कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। तो लाल बटे कक्का से भी याद कर सकते हैं। और दूसरा याद करने का तरीका आपका है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा, यानी कि PBP अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कि HHB, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उल्टा कर देंगे, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर P परपेंडिकुलर है, B यहाँ पर बेस है और H आपका हाइपोटेनस है। क्लियर चीज़। यहाँ पर L आपका लंब है, K आपका कर्ण है, A आधार है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर क्लियर होगी बातें। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और लाल बटे कक्का के माध्यम से भी आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से क्या होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो इनकी वैल्यू याद हो जाएगी, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है ना। इन सभी की वैल्यू आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, देखिए पढ़िए इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है, साइड्स AB एंड DC ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD आर प्रोड्यूस्ड टू मीट एट E and sides AD and BC are produced to meet at F. If angle ADC is equal to 75 and angle BEC is equal to 52 degree, then the difference between angle BAD and angle AFB is. बोल रहे हैं कि भाई एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB और DC बिंदु E पर मिलने के लिए आगे बढ़ाई जाती हैं और भुजाएं AD और BC बिंदु F पर मिलने के लिए आगे बढ़ाई जाती हैं। यदि कोण ADC 75 डिग्री है और कोण BEC 52 डिग्री है, तो कोण BAD और कोण AFB के बीच अंतर ज्ञात करना आपको क्या है। तो देखिए इनके कहने का मतलब ये है कि भाई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष क्या होते हैं, वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक बना लिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसके चारों शीर्ष क्या होंगे, वृत्त की, जिसके चारों शीर्ष क्या होंगे बेटा, वृत्त की परिधि पर स्थित होंगे। इस तरीके से हमने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। ठीक है, अब इसको हमने नाम दे दिया ABC और D, ABCD हो गया। अब देखिए इन्होंने बोला कि सबसे पहले तो हम AB और DC को प्रोड्यूस करते हैं जो E पर मिलते हैं। तो थोड़ा सा आप देखना कि आप प्रोड्यूस कर रहे हैं किस किस भुजा को, तो हम थोड़ा सा दूसरे कलर का इस्तेमाल करेंगे। तो AB और DC को, AB ये है और DC ये है, इनको जब आप प्रोड्यूस करेंगे आगे की तरफ ले जाएंगे तो ये आपका कहाँ मिलती हैं, ये आपको बिंदु E पर मिलती हैं। तो ये आपको बिंदु E पर मिलती हैं। ठीक है, ये कहाँ मिल जाती हैं, आपको बिंदु E पर मिल जाती हैं जब आपने प्रोड्यूस किया इनको आगे। इसी प्रकार इन्होंने बोला कि जैसे ही आप AD और BC को
ये ए डी है और ये बी सी है, इसको आगे प्रोड्यूस करते हैं तो ये एफ पर मिलती हैं। तो इसको आगे आपने बढ़ाया तो ये कहाँ मिलती हैं, ये आपको एफ पर मिलती है। ये पॉइंट क्या है, एफ है, ये एफ पर मिलती हैं। ठीक, ये प्रोड्यूस कर दिया इनको। अब इन्होंने बोला कि एंगल ए डी सी 75 डिग्री है, तो आप थोड़ा सा देखिए एंगल ए डी सी, यानी कि एंगल ए डी सी आपको कितना दिया 75, ये वाला एंगल आपको कितना दिया 75 डिग्री दिया है। फिर आपको एंगल बी ई सी, ये वाला एंगल कितना दिया है, तो ये आपको 52 डिग्री दिया है। ठीक है, अब आपसे एंगल, किन एंगल का डिफरेंस पूछा गया है, तो एंगल बी ए डी का डिफरेंस किससे पूछा गया है, एंगल ए एफ बी का अंतर पूछा गया है। ये आपसे पूछा गया है कि भाई इन दोनों कोणों का अंतर क्या है, तो आपको बताना है कि कोण बी ए डी और कोण ए एफ बी के बीच अंतर ज्ञात करना है कि कितना होगा। अब देखिए आपको बी ए डी की अगर बात करें तो बी ए डी ये वाला कोण निकालना है, ठीक, और ए एफ बी यानी कि ये वाला कोण निकालना है। जब ये दोनों कोण निकल आएंगे तभी तो इनका अंतर ज्ञात होगा। तो काफ़ी आसानी से आप निकाल लेंगे। आप चीज़ों को समझिए। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। कितना होता है, 180। तो अब आप देखिए यहाँ पर कि अगर ये वाला कोण आपका 75 है तो इसके सम्मुख कौन सा है, बी है, यानी कि डी का अपोजिट कौन सा है, बी है। तो ये कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। अब चूंकि देखिए ये क्या है, ऐसा नहीं है कि तिरछी गई है, ये सीधी आगे ऐसे बढ़ाई गई हैं तब ये मिली है। मतलब ये पूरी रेखा एक रेखा बनेगी और ये 180 डिग्री का कोण बनेगा। और अगर ये 180 डिग्री का कोण बनेगा बेटा, ये बचा हुआ कोण कितने का हो जाएगा, तो आप कहीं सर ये 75 डिग्री का हो जाएगा। अब अगर हम बात करें त्रिभुज बी सी ई में, अगर हम बोलें कि इन ट्रायंगल बी सी ई, अगर हम त्रिभुज बी सी ई में बात करें तो दो कोण आपको दिए हैं, तो तीसरा कोण आप निकाल सकते हैं ये वाला। तो आप कहेंगे सर एंगल जो आपका बी सी ई है वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस इन दोनों एंगल का सम, यानी कि 75 और प्लस 52। भाई आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो कोण आपको दिए हैं तो तीसरा आप निकाल सकते हैं 180 में से माइनस करके। ठीक है, तो आप देखिए कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए 5 और 2 7 हो गया और 7 5 12, 12 यानी कि 2, कितने में से जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचा। ठीक है, एक में से एक गया तो ये आपका 53 बचा, 53 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल निकल कर आ गया, ये कितना आ गया, 53 डिग्री निकल कर आ गया। अब ये 53 डिग्री आ गया तो आपको पता है ये रेखा भी 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इस प्रकार आप एंगल डी सी बी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या निकाल सकते हैं, एंगल डी सी बी निकाल सकते हैं। 180 में से किसको माइनस कर दीजिए, 53 को माइनस कर दीजिए। 180 डिग्री में से आप 53 को माइनस करेंगे तो एंगल डी सी बी यानी कि ये वाला एंगल आपका आ जाएगा। और ये आ गया तो आपको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज में विपरीत कोणों का योग 180 होता है। तो आप यहाँ से फिर आसानी से क्या कर सकते हैं, ये वाला कोण भी निकाल सकते हैं। तो अब आप देखिए 10 में से 3 जाएगा तो आप कहेंगे 7 बचेगा, 6 जाएगा 8 में से 2 बचेगा और ये 127 हो गया। ठीक है, 127 हो गया। अब अगर ये 127 है, ये कितना है, 127 डिग्री है, तो अब आप बताइए विपरीत कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो अगर ये 127 है तो विपरीत कोणों का योग 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 53। तो ये अपने आप के आगे आपका 53 डिग्री आ गया, क्योंकि अभी आपने देखा कि 180 में से 53 माइनस किया तब 127 डिग्री आया। अब 127 माइनस करो 180 में से तो 53 आ जाएगा। तो एंगल आपने कौन सा निकाल लिया, बी ए डी। तो पहला एंगल तो आपका निकल आया, एंगल बी ए डी कितना निकल आया, 53 डिग्री निकल आया। ठीक है, ये चीज़ निकाल लिया आपने। अब आप देखिए ये भी दो रेखा 180 डिग्री का कोण बना रही हैं। तो अगर ये 127 है तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 53 हो जाएगा। और ये अगर 75 है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 105 हो जाएगा। 53 और 105 का योग अगर आप माइनस कर दें किस में से, 180 में से, तो एंगल आपका ए एफ बी निकल आएगा। ए एफ बी, तो ए एफ बी आपका आसानी से निकल आएगा। तो आप कहेंगे एंगल ए एफ बी निकालने के लिए
आपको क्या करना है 180 डिग्री में से माइनस करना है 105 प्लस 53, 105 प्लस 53 डिग्री, ये आपको माइनस करना है 180 में से। तो अब आप देखिए यहाँ से ए और बी कितना आ जाएगा, तो 5 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर 58, 158 हो गया, कितना हो गया 158, 158 आप माइनस करेंगे 180 में से, तो 158 में 2 जोड़िए 60 यानी कि 22, तो आपको ये कितना मिल जाएगा 22, 22 मिल जाएगा। तो आपको ये वाला कोण कितना निकल कर आ गया 22 डिग्री। तो आपका ए एफ बी भी कितना आ गया, एंगल ए एफ बी भी आपने निकाल लिया 22 डिग्री। अब इन दोनों कोणों का अंतर निकालना था, तो देखिए एंगल ए एफ बी ये कितना आ गया 22 डिग्री। तो इनका अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर देख लीजिए भाई, तो अंतर तो सिंपल है, माइनस कर दीजिए 53 में से 22 को माइनस करिए, तो ये 1 बचा और ये 3 बचा यानी कि 31 डिग्री, ये आपका आंसर है 31 डिग्री। किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको, तो ऑप्शन देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है 31 डिग्री, तो ये ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इस प्रकार आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप सारी बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बनाना है, ठीक है ना। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वो वाली प्रॉपर्टी लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप एक बिल्कुल बेसिक और छोटी सी चीज़ याद रखना, आपका क्वेश्चन नंबर 3 कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आपको दिया है सेक की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा, ठीक है, माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, और इस पूरे के अपॉन में क्या दिया है आपको, इस पूरे के अपॉन में दिया है कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये आपको दिया रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप हमेशा क्या करेंगे, आपको एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि अगर आप इस चीज़ को कन्वर्ट करना चाहें, ये सेक स्क्वायर थीटा की पावर 3 आप कर सकते हैं, माइनस 10 स्क्वायर थीटा की होल पावर आप 3 कर सकते हैं, माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा, और इनटू में आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और प्लस में आपको क्या चल रहा है 1 चल रहा है, प्लस में आपको क्या चल रहा है 1 चल रहा है, और इस पूरे के अपॉन में आप देखिए, तो देखिए यहाँ पर एक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो बताइए अगर हमने इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब तो 1 है, लेकिन इससे काम बहुत हो गया। क्या काम हो गया, ये आपका बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ठीक है। तो ये a माइनस बी का होल क्यूब बन गया, ये क्या बन गया a माइनस बी का होल क्यूब। और नीचे आप देखिए, नीचे आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखा हुआ है, अगर आप इसमें से 2 कॉमन ले लें, और आप ये जानते हैं ये क्या चीज़ होती है, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होती है। ये पूरा जो लिखा है ना, इसको अगर आप साइन के फॉर्म में लिखेंगे, कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, प्लस यहाँ पर कितना दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी आपको ये भी याद रखनी है कि कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और इसके अलावा ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी ये होता है, और साथ ही साथ ये कॉस 2 थीटा भी होता है। ये क्या होता है कॉस 2 थीटा भी होता है। तो इतने सारे फॉर्मूले केवल एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड हैं।
कॉस की पावर 4 थीटा को आप इतना सब लिख सकते हैं, मतलब कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये कॉस 2 थीटा भी होता है। तो 4 फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले से बनते हैं। तो यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट किसकी थी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर थीटा से 2 साइन स्क्वायर थीटा आपका जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए ये तो बन गया आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, और प्लस में 1 है तो उसको 1 बना रहने दीजिए। तो इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप इसको, a माइनस बी का होल क्यूब। तो a यहाँ पर क्या है, तो आप कहेंगे सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, b की वैल्यू 10 स्क्वायर है, का होल क्यूब हो गया ये होल क्यूब हो गया, प्लस में कितना है 1, और नीचे आप ज़रा देखें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा से 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, तो नीचे कितना हो गया 3। अब आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो इसकी वैल्यू आप रख देंगे, इसकी वैल्यू आप रख देंगे तो ये 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 1 अपॉन में कितना 3, तो ऊपर कितना बचा 2 अपॉन 3। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 2 अपॉन 3। क्या आंसर निकल कर आएगा 2 अपॉन 3। आई होप बात आपको समझ में आ गई। तो 2 अपॉन 3 आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आपको याद क्या रखना है, तो हमने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आपको एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है, बस कभी भी आपके पास ये वाला टर्म आता है कि सेक की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा, ठीक है, माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा और 10 स्क्वायर थीटा। तो आपको वो इसको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको याद कर लो कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो ये भी एक आपकी आइडेंटिटी हो गई, इसको भी आप क्या कर लीजिए, लर्न कर लीजिए कि कभी भी आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाता है सेक की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। इसी प्रकार आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको ये चारों याद रखने हैं कि कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस 2 थीटा। क्लियर होगी बात। चलिए तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ द एजेस of A and B 8 years ago was 2:3. 4 years ago, the ratio of their ages was 5:7. What will be the ratio of their ages 8 years from now? क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि A और B की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 2:3 था, ठीक है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। हमें दिया है कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना है 2:3 है। 3 था 2:3 था, लेकिन कब था 8 वर्ष पहले। तो कब का दिया है 8 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, मतलब अब से 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। अब फिर देखिए इन्होंने आगे क्या दिया है। इन्होंने आगे बोला है कि 4 वर्ष पहले की अगर बात करें तो 4 वर्ष पहले इनकी जो आयु का अनुपात था वो कितना 5:7 था। बस आपको करना क्या है, मेन चीज़ क्या है उस चीज़ पे फोकस करना कि दो व्यक्तियों की आयु के बीच में अंतर जो है वो सदैव समान रहता है। अगर आपके पास अंतर समान नहीं है तो आप क्या करेंगे, उनकी आयु के बीच का अंतर जो है वो समान बनाएंगे। बस आपने जैसे ही अंतर समान बना लिया तो रेशियो क्या होता है सेटिस्फाई हो जाता है। अब आप देखिए कि आज से 8 वर्ष पहले दो व्यक्ति ए और बी की आयु के बीच का जो अनुपात था वो 2:3 था, यानी कि यहाँ अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे सर अंतर 1 का है, ठीक है। यहाँ अंतर कितने का है 1 का है। इसी प्रकार आप यहाँ अंतर देखिए तो कितने का है 2 का है, ठीक है। यहाँ अंतर कितने का है, मतलब आज से 4 साल पहले उनकी आयु का जो अनुपात था वो 5:7 था, और आज से 8 साल पहले मतलब पहले की बात कर रहे हैं, भूतकाल की बात कर रहे हैं, तो जो आयु का अनुपात था वो 2:3 था। तो 2 और 3 में कितने का अंतर, तो आप कहेंगे सर 1 का अंतर।
और अगर हम आपसे पूछेंगे 5 और 7 में कितने का अंतर, तो आप कहेंगे सर 2 का अंतर। तो जब हम आपसे बोल रहे हैं कि दो व्यक्तियों की आयु के बीच में अंतर हमेशा समान रहता है, तो यहाँ क्या समान आ रहा है, नहीं, 1 और 2 आ रहा है। तो समान करने के लिए आप क्या करें, इस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दें, इस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दें और 1 का मल्टीप्लाई नीचे कर दें। तो अब जो अनुपात बनेगा वो सेटिस्फाई कर देगा हमारे क्वेश्चन को। कैसे, तो ए और बी की आयु का अनुपात जो 8 साल पहले था वो कितना था, 2 का मल्टीप्लाई करिए तो 4:6, ठीक है। और अभी 4 साल पहले, ये 8 साल पहले हो गया और 4 साल पहले कितना था, तो 5:7 था। अब देखिए 4 और 6 में कितने का अंतर, तो आप कहेंगे सर 2 का अंतर। और 5 और 7 में कितने का अंतर, तो 2 का अंतर। देखिए सेटिस्फाई होगी वैल्यू। तो दो व्यक्तियों की आयु के बीच में अंतर हमेशा समान होता है, तो हमने यहाँ पर सेटिस्फाई करा ली वैल्यू। अब वैल्यू सेटिस्फाई होगी। अब आप देखिए कि कब कब की ये बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं भाई, ये बोल रहे हैं कि ये 8 साल पहले था और ये 4 साल पहले। आज से 4 साल पहले और आज से 8 साल पहले, तो 4 साल पहले और 8 साल पहले में कितने का अंतर, तो 4 साल का अंतर है कि नहीं है। तो अब आप बताइए कि जो व्यक्ति 8 साल पहले 4 का था और 4 साल पहले 5 का था, तो उनकी आयु के बीच में कितने का अंतर, 1 यूनिट का अंतर। और जो व्यक्ति यहाँ पर 8 साल पहले 6 का था और आज से 4 साल पहले 7 का है, तो कितने का अंतर, तो आप कहेंगे 1 का अंतर। तो ये जो 1 की वैल्यू है वो कितनी होगी, तो वो आप कहेंगे सर 4 साल के बराबर होगी। वो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4 साल के बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये 8 साल पहले का अनुपात और ये 4 साल पहले का अनुपात है। तो 8 साल पहले और 4 साल पहले में कितने का अंतर, 4 साल का अंतर। तो ये जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो 4 वर्ष के बराबर होगी। अब यहाँ से हम 4 साल पहले की ए और बी की आयु निकाल लेंगे। तो हम कहेंगे कि 4 साल पहले, यानी कि 4 years बिफोर या एगो, अगर हम बात करें कि ए और बी की कितनी आयु है, ए की आयु कितनी है, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो 4 पंजे 20, यानी कि 4 साल पहले ए 20 का था। बी की आयु की अगर हम बात करें तो 4 साल पहले कितने का था, 7 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 7 यूनिट की वैल्यू 28 साल। तो ये 4 साल पहले की बात हो रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो अगर ए 4 साल पहले 20 का था, तो वर्तमान में कितने का होगा, 24 का। बी अगर 4 साल पहले 28 का था, तो वर्तमान में कितने का होगा, 32 का। तो पहले तो इनको वर्तमान में लाना है, मतलब 4 साल जोड़ना है। फिर 8 साल बाद की आयु का अनुपात इनका बताना है, यानी कि इनमें 12 साल जोड़ना पड़ेगा आपको। क्लियर। तो अब ए की 8 साल पहले आयु कितनी होगी, तो इसमें 12 साल जोड़ दीजिए। और बी की 8 साल बाद आयु कितनी होगी, तो इसमें भी आप 12 साल जोड़ दीजिए। ठीक है। तो आपने 12 साल जोड़ा, तो 8 साल बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर ए की आयु जो है वो हो जाएगी 22 और 32 साल। कितनी हो जाएगी, 32 साल। बी की आयु कितनी हो जाएगी 8 साल बाद, तो 28 में आप जोड़ दीजिए 30 40, ये कितना हो जाएगा 40 साल। इनकी आयु का अनुपात आपको बताना है, 8 साल बाद की आयु का अनुपात, यानी कि ए अनुपात बी आपको निकालना है। तो 32 अनुपात आपको क्या तैयार करना है, 40। 8 चौक 32, 8 5 40, यानी कि 4:5 का अनुपात होगा 8 साल बाद ए और बी की आयु के बीच में। ए और बी की आयु के बीच में 8 साल बाद क्या अनुपात होगा, तो 4:5 का अनुपात होगा। किस ऑप्शन में दिया है 4:5, तो ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा।